नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एग्ज़ामों को देखते हुए एसएससी का, जीडी, एसएससी, सीजीएल एक सीरीज शुरू की है जीएस की, मैथ की और रीजनिंग की क्लास को लेते हुए। तो रीजनिंग और मैथ आपकी क्लास कंटिन्यू चली रही है और जीएस की क्लास के लिए मैं धर्मेंद्र सिंह आपको जीएस से परिचय कराता हूं और उसी के सिलसिले में मैंने शुरू किया था ज्योग्राफी में अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने भारत के बारे में बताया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया और बताया कि कैसे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा भारत की आसपास और पृथ्वी के एनवायरनमेंट या क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। तो भारत के बारे में जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हमने इन लोगों ने देखा था कि भारत को भू आकृतियों के आधार पर या भू प्रादेशिक इकाइयों के आधार पर या फिजिकल इंडिया के आधार पर हम लोगों ने देखा कि भारत को हमने कैसे बांट दिया था। भारत को हमने कई पार्टों में बांट दिया था उसकी आकृति के। जैसे एक था माउंटेन, एक था आपका उत्तर के विशाल मैदान, एक था रेगिस्तान, एक आपका कोस्टल एरियाज और एक आपका आइलैंड, द्वीप समूह। ठीक है, तो हिमालय को हम लोग देख चुके थे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हिमालय जो बताया गया था तो आपको पता है हिमालय जो आपका था वो हमने कितने भागों में बांट दिया था? 4। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा ग्रेट हिमालय, तीसरा मिडिल हिमालय, चौथा शिवालय। कितने बांट दिया आपको? 4 पार्टों में हिमालय बांट दिया था। हम लोगों ने आइलैंड देखे थे, तो आइलैंड भी हमने आपको बता दिए थे, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ठीक है, और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में हमने आपको बताया दिया था कि 10 डिग्री कौन सा चैनल, 9 डिग्री कौन चैनल को अलग करता है, 8 डिग्री कौन चैनल को अलग करता है, किसी किसी अलग करता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया था? अध्ययन किया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा अगला टॉपिक था उत्तर के विशाल मैदान। क्या था हमारा अगला टॉपिक? उत्तर के विशाल मैदान, यानी नॉर्थ इंडिया का जो विशाल मैदान है वो कैसा है। तो जरा हम लोग मैप के पास आते हैं, इंडिया के मैप के पास, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान का मतलब क्या हो गया? उत्तर का विशाल का मैदान का मतलब हो गया ये भारत का उत्तरी सिरा। अब उत्तर के विशाल के मैदान जो बने हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमालय कहाँ है? भारत के उत्तर में स्थित है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। कैसे द्वारा? हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा। देखिए बच्चों के हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, जरा इस पर एक बार विचार करते हैं। और ये आपको डिटेल में अपने अगले टॉपिक पर जब हम नदी के बारे में जानेंगे, भारत की नदियों के प्रवाह तंत्र के बारे में जानेंगे, आबहवा तंत्र के बारे में जानेंगे, तब और जानेंगे। लेकिन अभी आप देखिए, जैसे हिमालय से नदी निकलती है आपकी सिंधु नदी, झेलम नदी, ठीक है, चिनाब नदी, ठीक, ब्यास नदी, रावी नदी। तो ये जो नदियां आपकी निकलती हैं इनके द्वारा निर्मित, तो जो सब प्रमुख नदी है वो कौन सी आपकी? सिंधु। इसके बाद एक नदी आपने देखा होगा, कौन सी नदी है? एक नदी आपने देखी होगी कि गंगा नदी, ठीक है। एक नदी अगर हम यहां से ही देख लें तो एक नदी यहां से होते हुए उत्तर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहां से होने के बाद बांग्लादेश में निकलती है। तो यानी 3 नदी प्रमुख हो गई। देखो जरा ध्यान से, एक तो आपकी सिंधु नदी प्रमुख हो गई, एक आपकी गंगा नदी प्रमुख हो गई और एक आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख हो गई। अब ब्रह्मपुत्र का हमें अगर अध्ययन करना है तो हम चीन वाले पोर्शन वाले का अध्ययन क्यों करेंगे? हमारा अध्ययन का सिलसिला स्टार्ट होगा ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश। जब भारत में प्रवेश कहां से करती है? अरुणाचल प्रदेश से करती है। तो यानी जब हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे हम लोग अध्ययन करेंगे कि एक तो ये पूरा रीजन आपका मैदान हो गया, एक आपका ये गंगा का उत्तरवर्ती, मध्यवर्ती और पश्चिम वाला वो पूर्व वाला क्षेत्र हो गया, और ब्रह्मपुत्र का ये वाला रीजन हो गया अपना, ठीक है, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश ये वाला रीजन हो गया, ठीक। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये मालवा वाला रीजन हो गया। यानी उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि सिंधु नदी के मैदानों का अध्ययन करेंगे, गंगा नदी द्वारा बनाए गए मैदान का अध्ययन करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि कौन कौन सी है। एक तो आपका सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी। दूसरी आपकी कौन सी नदी हो गई?
गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान, ठीक है। और तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान, यानी 3 नदियों द्वारा जो क्षेत्र बना है उसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं अब हम लोग अपना आगे क्या करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, अपनी नदियों को बांटा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में, ठीक। अब जरा हम देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत, या कौन कौन से आकृतियां या कौन कौन से प्रदेश यहाँ पर पाए जाते हैं। जरा देखते हैं प्रादेशिक प्रदेश को अगर हम देखें तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अध्ययन करेंगे तो बच्चों ये आपका सिंधु नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का उत्तर वाला सिरा कैसा निर्मित है, भारत का उत्तर वाला सिरा ये कैसा है, ये पर्वतीय सिरा है। कैसा है, ये पर्वतीय सिरा है, पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो जरा इसमें अगर हम देखें पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में नदियां जो निकली हैं हमारी, तो ये पर्वतों से होती हुई चलती है। कैसे चलती हैं, पर्वतों से होती हुई चलती हैं। तो जरा देखें हम लोग कि कौन सा क्या है। जब एक बात, जब नदियां पर्वतों से में चलती हैं, जैसे नदी है, नदी कहां से निकली है, नदी सर निकली है हिमालयों से। कहां से निकली है, हिमालय से। तो जरा हम देखते हैं, हिमालय से सपोज दैट जब नदी निकली है तो यानी पर्वतीय क्षेत्रों से निकली है। कैसे निकली है, पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो आपको पता है कि पर्वतों पहाड़ों को चीरते हुए नीचे निकलती है, बड़े बड़े पत्थरों को चीरते हुए नीचे निकलती है। कैसे निकलती है, बड़े बड़े पत्थरों को चीरते हुए नीचे निकलती है। सपोज दैट ये आपका पर्वत है, ये पर्वत है, ऐसे पर्वत बने हुए हैं। अब इन्हीं पर्वतों से नदी जब नीचे निकलती है तो एकदम ऊंचाई पे है सपोज दैट, और यहां से पानी निकलना शुरू हुआ, यहां से नदी ने अपना रास्ता बनाया। तो शुरू में तो नदी ये समझो कि पत्थरों पर ही बहती है, या फिर ये समझो कि नदी पत्थरों से ही निकल रही है, ठीक है। तो नदी जब पत्थर ऊंचे ऊंचे पर्वत से नीचे गिरेगी तो वो अपने साथ क्या लेके आएगी, पत्थरों के टुकड़ों को लेके आएगी। क्या लेके आएगी, पत्थरों के टुकड़ों को लेके आएगी। क्यों, क्योंकि पत्थरों को वो तोड़ेगी और वो तोड़ते हुए क्या लाएगी, वो नीचे लेके आएगी मैदानी क्षेत्रों में। कहां पर लेके आएगी, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले बड़े बड़े पत्थरों को वो क्या लेके आएगी, इन पर्वतों या पहाड़ों से धड़कते हुए नीचे ले आएगी। तो आपने देखा होगा अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ गए होंगे कि गंगा नदी के आसपास बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े सटे हुए हैं, उसके साथ आए हुए हैं। यानी ये जो आपके हैं, ये वाले जो प्रदेश, जब नदी पर्वतों से नीचे गिरती है, ध्यान से सुनना, जब नदी पर्वतों से नीचे गिरती है यानी मैदान में प्रवेश करने वाली होती है, तो वहां पर वो जिन क्षेत्रों, पर्वतों का जो क्षेत्र इकट्ठा करती है, जहां पे पर्वत इकट्ठे करते हैं, पर्वतों के, पहाड़ों के, पत्थरों के टुकड़े इकट्ठे करते हैं, इस क्षेत्र को बोला जाता है भावर प्रदेश। क्या बोला जाता है, भावर प्रदेश। क्या बोला जाता है बच्चों, भावर प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भावर प्रदेश बोला जाता है। यानी समझे, पहाड़ों से नीचे गिरने के दौरान मैदान में प्रवेश करने से पहले नदी जब अपने साथ कई पत्थरों के टुकड़ों को बहाकर लाती है तो वो पहाड़ों के पाद पर, यानी जहां से पहाड़ पे चढ़ान स्टार्ट होता है वहां पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे ही क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, भावर प्रदेश बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, भावर प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही नदी ने यहाँ प्रवेश कर लिया, अब उसके बाद नदी क्या प्रवेश कर देती है, नदी फिर प्रवेश करती है अपने तराई के क्षेत्रों में। किसमें प्रवेश करती है, तराई के क्षेत्रों में प्रवेश करती है। यानी पहाड़ों से नीचे गिरी, भावर प्रदेशों में आई, जहाँ पथरीला इलाका है, जैसे आपका उत्तराखंड वाला रीजन क्या हो गया, भावर प्रदेश हो गया। उत्तराखंड वाला क्षेत्र क्या है, भावर प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र क्या है, भावर प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में अगर हम यहाँ कश्मीर वाला छोड़ दें, क्योंकि वो थोड़ा ट्रांस हिमालय में, वो कहते हैं ग्रेट हिमालय में अगर पहुंच जाएगा, तो ये वाले सारे हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये कैसे प्रदेश है, ये आपके भावर प्रदेश है। और उसके बाद भावर प्रदेश के बाद नदी प्रवेश करती है मैदानी इलाकों में, और उन इलाकों में प्रवेश करने वाले क्षेत्रों या उन इलाकों को कहा जाता है कौन सा प्रदेश, उन इलाकों को कहा जाता है तराई प्रदेश। क्या कहा जाता है बच्चों, तराई प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र, तराई प्रदेश, तराई रीजन, क्या कहा जाता है, तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो यानी अभी आप क्या जाने,
दो प्रदेशों के बारे में जाने। एक प्रदेश आपका भावर प्रदेश है, दूसरा प्रदेश आपका तराई प्रदेश हो गया। तराई प्रदेश क्या है? मैदानों में बहने के दौरान जिस प्रदेश में मैदानों में प्रवेश कर जाती है वो प्रदेश क्या है आपका? तराई प्रदेश कहलाता है। यानी भावर हो गया, तराई प्रदेश हो गया। अब इसके बाद जब नदी में आप देखते हैं कि पानी बरसता है तो तेजी से क्या आ जाती है? बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो क्या है? नदी का पानी कई मैदानी क्षेत्रों में अंदर तक घुसा चला जाता है। कहां तक? अंदर तक घुसा चला जाता है। जरा उधर देखें हम लोग, ये नदी है हमारी, और ये नदी जब प्रवेश करती है तो मैदानी इलाकों के अपनी सीमा के अंदर भी चली जाती है। अपनी सीमा के, जैसे ये उसकी सीमा है और वो अंदर तक चली गई, अंदर तक चली गई। ठीक है, तो एक बात यहाँ याद रखना, जब नदी अपने रास्ते में बहती हुई जाती है तो नदी के किनारे के क्षेत्रों में जो भूभाग, जो मिट्टी, जो क्षेत्र जो मिलती है उसे बोला जाता है कॉप। क्या बोला जाता है? कॉप। यानी एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है तो उसे हम कॉप बोलते हैं। तो नदी रास्ते में जो उसके किनारे का इलाका होता है, तो वहां पर जब पानी प्रवेश करता है तो उस क्षेत्र को बोला जाता है क्या? खादर प्रदेश। क्या बोला जाता है बच्चों? खादर प्रदेश। क्या बोला जाता है? खादरी क्षेत्र या खादर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा मैंने तुमसे क्या कहा कि नदी अपने रास्ते में बह रही है और रास्ते में उसके पास क्या है? पानी ज्यादा आ गया तो वो मैदानी क्षेत्रों के भीतरी के क्षेत्रों में पहुंच गई, और जब भीतरी क्षेत्रों में पहुंच जाती है तो वहां पर जब प्रवेश कर लेती है तो उन प्रदेशों को, इन भीतरी क्षेत्रों को बोला जाता है क्या बच्चों? बांगड़ प्रदेश। क्या बोला जाता है? बांगड़ प्रदेश, बांगड़ रीजन। क्या बोला जाता है? बांगड़ रीजन। ठीक है, तो यानी भावर प्रदेश पढ़ लिया आपने, तराई प्रदेश पढ़ लिया आपने, खादर प्रदेश पढ़ लिया आपने और बांगड़ प्रदेश पढ़ लिया आपने। इस तरह आपने क्या जाना कि जो मिट्टी है हमारी वो बेसिकली अपने साथ, नदी अपने साथ जो मिट्टी को बहाकर ले जाती है, तो नदियों के किनारे वाला जो जिसे हम लोग कचार बोलते हैं, जो वो वाला प्रदेश होता है वो कौन सा प्रदेश होता है? खादर प्रदेश होता है। और पानी बहने के दौरान जब मिट्टी भीतरी इलाकों में चली जाती है, कई बार अंदर तक चली जाती है नदी की बहाव, तो वो जो मिट्टी का क्षेत्र बनता है उन्हें क्या बोला जाता है? बांगड़ प्रदेश बोला जाता है। इस तरह अगर हम बात करें कि नदी की जो मिट्टी है जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, जलोढ़ मिट्टी है, और ये क्या है? बहुत उपजाऊ भी मिट्टी है। कैसी है ये बच्चों बहुत उपजाऊ मिट्टी भी है। ठीक है, इस जलोढ़ मिट्टी को कॉप मिट्टी क्या है? अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो क्या है? कॉप। ये कॉप मिट्टी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक आपकी खादर हो गई और एक आपकी बांगड़ हो गई। एक आपकी खादर हो गई और एक आपकी बांगड़ हो गई। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहीं पे बात करें कि ये देखो नदी अपने किनारे पर तो हर साल पानी ले जाएगी, हर साल बहेगी उसी रास्ते पे, तो यानी ये जो खादर प्रदेश होते हैं ये मिट्टी, यानी हर साल नई मिट्टी की परत आती है, इसके ऊपर क्या आती है? हर साल नई मिट्टी की परत आती है, तो इसे नवीन जलोढ़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? नवीन जलोढ़ भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? नवीन जलोढ़ भी बोला जाता है। अगर यहीं पर इसे बात कर लें तो ये जो बांगड़ प्रदेश है ये हर साल नदी, हर बार बाढ़ में नहीं आती नदियों में, हर साल बाढ़ नहीं आती है नदियों में, तो जब कभी बाढ़ आती है तो वो बांगड़ प्रदेशों का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें बोला जाता है पुरानी जलोढ़। क्या बोला जाता है बच्चों? पुरानी जलोढ़ बोला जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि पर्वतीय क्षेत्र वाले मिट्टी के प्रदेश कौन कौन से हो गए? भावर प्रदेश हो गए, यानी पर्वतों से जैसे ही नीचे उतरी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आई, या पत्थरीले क्षेत्रों से निकलती है, भावर प्रदेश हो गई। उसके बाद नदी तराई प्रदेश में प्रवेश करती है और नदी के बहाव के आधार पर मिट्टी अपने साथ बहाकर ले जाती है, तो वो मिट्टी दो तरह के प्रदेश बनाती है, खादर और बांगर। जो नवीन क्षेत्र है उन्हें खादर बोला जाता है, जो पुराने क्षेत्र है उन्हें बांगर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ क्षेत्र के संबंधी नदियों का भाव। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं, मैप में आकर देख लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र को आपको समझना है तो बच्चों ये क्षेत्र आप गंगा नदी के द्वारा बनाए हुए क्षेत्र के रूप में ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये
आपका, मैंने कहा कि बांगड़ वाले प्रदेश कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका हो गया कौन सा प्रदेश, भावर प्रदेश। कौन सा हो गया, भावर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो नदी को, गंगा नदी को 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा, ठीक है। उत्तरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा, यानी ये आपका बिहार वाला भी रीजन हो गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, ये आपका आ जाएगा किस प्रदेश के अंतर्गत, खादर प्रदेश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, खादर। और कभी कभार आप देखते हो आए दिन बिहार में बाढ़ आती रहती है, तो क्षेत्रों में अंदर तक घुस जाता है पानी। तो बिहार का क्षेत्र आपके बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत, मिट्टी के अंतर्गत बना है। अब ये आप कहेंगे सर क्या उत्तर प्रदेश में बांगड़ नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश में भी बांगड़ क्षेत्र मिलता है। यानी तराई, बांगड़, खादर, ये दोनों क्षेत्र आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में मिल जाएगा। सेम कंडीशन आप अपनी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में भी देखते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से होती हुई कहां प्रवेश करती है, असम होती हुई कहां प्रवेश करती है, बांग्लादेश से होती हुई गंगा में मिल जाती है। तो इतना अरुणाचल प्रदेश और असम वाला रीजन, जो इस मैदान, जो मैदान निर्माण हुआ है, जो मैदान बना है, वो कौन सा मैदान है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ मैदान है। और ये जो आपका मैदान है, ये किसके द्वारा बना हुआ है, गंगा नदी द्वारा बना हुआ मैदान है। अब हम लोग जब अब आगे की बात करेंगे तो मैंने एक और नदी को आपको नाम दिया था, जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि सिंधु नदी ने कौन से उत्तर के क्षेत्रों का निर्माण किया है, जरा उनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने गंगा के बारे में जाना, सिंधु के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में जाना, और गंगा द्वारा बनाए गए प्रदेशों के बारे में जाना। कौन कौन से प्रदेश जाने थे हम लोगों ने, भावर प्रदेश जाना था, तराई क्षेत्र जाना था, खादर प्रदेश जाना था और बांगड़ प्रदेश जाना था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे अपनी सिंधु नदी के बारे में। कौन कौन से क्षेत्र सिंधु नदी में मिलते हैं, जरा उसके बारे में जरा देखते हैं हम लोग। सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकली सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद जो ये क्षेत्र है, इसके बाद झेलम, उसके बाद रावी, ठीक है, ब्यास और सतलज, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र बन गए हैं, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। कौन कौन से हैं, सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, ब्यास नदी है, रावी नदी है। इन नदियों द्वारा भी भारत में कुछ क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है, इन नदियों द्वारा भी भारत में कुछ क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, जरा देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, सतलज नदी भी तिब्बत से निकलती है, तो इनके बीच में नदियां जो बहती हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, जरा हम बात करें तो सिंधु नदी और झेलम नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी और झेलम नदी। सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र बनता है, सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र बनता है, उसे बच्चों कहा जाता है सिंधु सागर। क्या बोला जाता है, इनके बीच के मध्य क्षेत्र को बोला जाता है सिंधु सागर। क्या बोला जाता है, सिंधु सागर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिंधु सागर किन दो नदियों द्वारा निर्मित है, तो सिंधु और झेलम नदियों द्वारा। किन दो द्वारा, सिंधु और झेलम नदियों द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगली जो नदी है हमारी, अगर हम अगली नदी के बारे में बात करें तो वो है हमारी कौन सी नदी बच्चों, एक है आपकी चिनाब। कौन सी नदी है बच्चों, एक है आपकी चिनाब और झेलम। कौन सी है, चिनाब और झेलम। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच वाले क्षेत्र को आप लोगों ने बता दिया था, कौन सा, सिंधु सागर। ऐसे ही चिनाब और झेलम के बीच वाली नदी को क्षेत्र में जो मध्य क्षेत्र स्थित है उसे बोला जाता है चाज। क्या बोला जाता है, चाज। सिंधु, चिनाब और झेलम के मध्य वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, चाज। क्या बोला जाता है बच्चों, चाज। ऐसे ही
अगली जो नदी है चार्ज के बाद जो क्षेत्र आता है वो है आपका रावी और चिनाब के बीच। कौन सी? रावी और कौन से बीच? रावी और चिनाब के बीच। रावी और चिनाब नदी के बीच। रावी और चिनाब नदी के बीच जो क्षेत्र स्थित है बच्चों, उस क्षेत्र का नाम है क्या? रचना। क्या नाम है? रचना क्षेत्र। क्या नाम है? रचना। ठीक है। इसके बाद रावी और चिनाब के बाद जो अगली नदी है आपकी वो है आपकी चिनाब और रावी और ब्यास। कौन सी नदी है बच्चों? रावी और ब्यास। कौन सी है? रावी और ब्यास। रावी और ब्यास। ठीक है। रावी और ब्यास नदी के बीच जो क्षेत्र स्थित है उस क्षेत्र को बोला जाता है बच्चों क्या? उस क्षेत्र को बोला जाता है बारी। क्या बोला जाता है बच्चों? बारी। किस क्षेत्र के बीच? रावी और ब्यास नदी के क्षेत्र वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? रावी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद जो अगली नदी है हमारी लास्ट है जिसका नाम है सतलज और ब्यास। कौन सी? सतलज और ब्यास। इस नदी के जो बीच में स्थित क्षेत्र है उसे बोला जाता है विस्त। क्या बोला जाता है बच्चों? विस्त। यानी सतलज और ब्यास नदी के बीच के क्षेत्र को जो क्षेत्र स्थित होता है उसे क्या बोला जाता है? विस्त। तो इस तरह आपने देखा सिंधु सागर किस किस के बीच स्थित है? सिंधु सागर सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। चार्ज किस दो नदियों के बीच है? चार्ज आपका चिनाब और झेलम के बीच स्थित है। रचना किस नदी के बीच स्थित है? रावी और चिनाब के बीच स्थित है। वारी किसके बीच स्थित है? रावी और ब्यास के बीच स्थित है। और लास्ट में सतलज और ब्यास के बीच कौन सा स्थित है? विस्त स्थित है। तो इस तरह हमारा जो ये क्षेत्र है वो अगर हम मैप में अध्ययन करें तो जरा देखें ध्यान से, तो जरा हम अगर मैप में देखें तो ये सबसे ऊपर जो आपका क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र होगा कौन सा बच्चों? सिंधु सागर। कौन सा होगा? सिंधु सागर। सिंधु सागर के बाद ये जो बीच में है झेलम और किसके बीच? चिनाब के बीच, ये आपका कौन सा है बच्चों? चार्ज क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद चिनाब और जो आपका रावी है उसके बीच वाला क्षेत्र बच्चों क्या हो जाएगा? उसके बाद वाला क्षेत्र रचना हो जाएगा। और ऐसे ही रावी और ब्यास के बीच वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? वारी हो जाएगा। और ब्यास और सतलज के बीच वाला क्षेत्र विस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्त हो जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि सिंधु और सतलज के बीच वाले क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत आप जम्मू कश्मीर ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ले सकते हैं और पंजाब ले सकते हैं, ये वाले क्षेत्रों से कौन सा क्षेत्र बन गया? आपका चार्ज, रचना, वारी, विस्त और सिंधु सागर क्षेत्र बन गया है। अब इसके बाद जो क्षेत्र है देखिए जरा, अगर हम इसमें मैप में देखें तो एक तो ये सिंधु और सतलज के द्वारा निर्मित हो गया। ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपका गंगा के द्वारा निर्मित हो गया। ठीक। और ये वाला क्षेत्र आपका ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित हो गया। फिर भी आप उत्तर के विशाल मैदान में देखते हैं अभी कुछ क्षेत्र बचा हुआ है। तो बच्चों ये जो आपका है हरियाणा वाला जो क्षेत्र, ये जो इधर बच गया है दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र, ये बच्चों आपका है भिवानी। कौन सा क्षेत्र है बच्चों? भिवानी। कौन सा क्षेत्र है? भिवानी। ठीक है। और इसके बाद भिवानी से लगाई हुआ है आपका राजस्थान का थोड़ा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का थोड़ा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का थोड़ा क्षेत्र। अगर मिलाते हुए देखें तो ये वाला रीजन आपका कहलाता है मालवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बच्चों? मालवा क्षेत्र। ठीक है। तो इस तरह आपने उत्तर के विशाल मैदान में देखा सिंधु और सतलज के बीच बटा हुआ, सिंधु और सतलज के बाद भिवानी वाला क्षेत्र देखा और भिवानी के बाद वाला मालवा वाला क्षेत्र देखा। ठीक है। और मालवा के बाद यहाँ पे आपका दक्षिण भारत में हम प्रवेश कर जाएंगे और जो हमारा अगला टॉपिक है पठार, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक पहुंच गया। फिर ये गंगा देखा। गंगा में हम लोगों ने क्या देखा? गंगा को हमने बांट दिया है। किसमें बांट दिया है? उत्तर में गंगा, मध्य में गंगा और निचली गंगा। ठीक है। तो निचली गंगा आपका बिहार वाला क्षेत्र हो गया, मध्य और उत्तर वाली गंगा एक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और बेसिकली असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और बेसिकली कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने आज अपना उत्तर के विशाल मैदान देखिए, कश्मीर से लेके मालवा तक आप लोग यहाँ आ गए हैं और यहाँ से कहां? यहाँ तक आ गए हैं। इसके अलावा हम लोग हिमालय तो पढ़ ही चुके थे।
ठीक है, अब हमें जो अध्ययन करना है वो हम लोगों को अध्ययन करना है भारत के पठार। तो जो हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसे आप मिस ना करिए। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट क्यों है, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में कौन कौन सी पर्वत चोटियां ऊंची हैं, क्या क्या वहां पर जैव विविधता पाई जाती है, साइलेंट वैली क्या है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने कमेंट से हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते रहिए। थैंक यू।